इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, यानी इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पॉन्जी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। पॉन्जी स्कीम को गेट रिच क्विक स्कीम भी कहा जाता है, जहां पर ज्यादा रिटर्न्स का वादा करके लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। आज हम जिस पॉन्जी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, उसने इंडिया के 5.5 करोड़ लोगों को 50,000 करोड़ का चूना लगाया है। इंडिया का ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, जिसमें इतनी ज्यादा अमाउंट इतने ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट की है। जिस कंपनी ने ये फ्रॉड किया है उसका नाम है PACL, दैट इज पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो चलो देखते हैं कि ये फ्रॉड क्या है। PACL का ये फ्रॉड पिरामिड स्कीम फ्रॉड है, जिसमें लोगों को ज्यादा रिटर्न्स के वादे किए गए और उन वादों पर विश्वास करके लोगों ने स्कीम में इन्वेस्ट किया। PACL ने लोगों से कहा कि अगर उन्हें अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो वो इस स्कीम में इन्वेस्ट करें, और जो भी पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट से लैंड यानी जमीन खरीदी जाएगी और उस जमीन को बाद में एग्रीकल्चरल यूज के लिए और बाकी चीजों के लिए डेवलप किया जाएगा, और उसे डेवलप करने के बाद अच्छे खासे प्रॉफिट पर उसे बेचा जाएगा। तो कंपनी ने सारे इन्वेस्टर्स से कहा कि आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसके बदले में आपको एक प्लॉट मिलेगा। तो कंपनी जो भी जमीन खरीद रही थी उसकी कोई भी ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं मिलती थी। लोगों को बस एक रिसिप्ट मिलती थी जिसमें लिखा रहता था कि इतने अमाउंट के बदले में इस पर्सन को इतनी इतनी जमीन अलॉट की गई है, लेकिन उस जमीन को उस इन्वेस्ट करने वाले पर्सन के नाम पर करने का कोई भी सिस्टम इस स्कीम में नहीं था। PACL कंपनी लोगों को बताती थी कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में जमीन को खरीदेगी, लेकिन इसके कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या डेटा प्रोवाइड नहीं किया जाता था, और लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि स्कीम का दूसरा पार्ट ये था कि जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बदले में कंपनी जमीन खरीदेगी, उसे डेवलप करेगी और बाद में उसे बेच देगी, और बेचने के बाद आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे। तो कंपनी शुरुआत में ही इन्वेस्टर को फिक्स रिटर्न का वादा करती थी, और साथ ही 2 ऑप्शन देती थी कि अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 साल के बाद या तो आप अपना फिक्स रिटर्न ले सकते हो या फिर आप उस जमीन को ले सकते हो। लोगों को इस जमीन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लोगों को इंटरेस्ट था क्विक रिटर्न में। तो सारे लोगों का यही फोकस था कि अगर वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 साल के बाद उन्हें उनको जो अमाउंट अश्योर की गई है वो मिल जाए। तो कंपनी इन्वेस्टर्स को बताती थी कि अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इतनी इतनी अमाउंट मिल जाएगी, अब अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इतने इतने रिटर्न्स मिल जाएंगे। कंपनी लोगों को 10 साल में पैसा 4 गुना करने का वादा कर रही थी, और जैसे कि हर किसी पॉन्जी स्कीम में होता है, उसी तरह PACL ने भी अपने जो शुरुआती इन्वेस्टर्स हैं उन्हें रेगुलर रिटर्न्स देना शुरू किया, जिसके बाद उनमें भरोसा बढ़ गया और फिर वो लोग बाकी लोगों को इस स्कीम के बारे में बताने लगे और खुद भी और पैसा इन्वेस्ट करने लगे। PACL को पता था कि अगर उन्हें इस फ्रॉड को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है तो उन्हें पिरामिड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि जो लोग PACL के स्कीम से जुड़ रहे हैं वो लोग कुछ और लोगों को अपने नीचे जोड़ते हैं तो उन्हें उसका कमीशन मिलेगा। कंपनी उन एजेंट्स को बहुत अट्रैक्टिव कमीशन देने लगी, जिसके चलते लोग अपने रिलेटिव्स दोस्तों को इस स्कीम के बारे में बताने लगे, कुछ तो सेमिनार्स भी लेने लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नीचे जोड़ा जाए और कमीशन कमाया जाए। तो इस तरह PACL की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होने लगी। PACL के सेमिनार्स में PACL के लोग बताते थे कि PACL कंपनी 1983 से काम कर रही है और तब से वो सभी इन्वेस्टर्स को रेगुलर पेमेंट्स भी दे रही है। साथ ही वो लोगों को ये भी बताते थे कि कई बार आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि अगर कंपनी बंद होती है तो क्या। कंपनी अगर बंद होती है तो आप ये जो रिसिप्ट आपको मिली है उसे लेकर MCA दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जा सकते हो, क्योंकि PACL एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। तो इस तरह की कुछ भी चीजें लोगों को बताने लगे, जैसे कि आपको हमने बताया कि वो जो रिसिप्ट इन्वेस्टर्स को दी जाती थी वो बस नाम के लिए रिसिप्ट थी, उसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं थी। साथ ही जो चीज बताई जा रही थी कि कंपनी 1983 से काम कर रही है वो भी गलत थी, क्योंकि PACL 1996 से शुरू हुई थी, पर PACL ग्रुप की एक और कंपनी PGF दैट इज पर्ल्स गोल्डन फॉरेस्ट 1983 को शुरू हुई थी। तो 1998-99 के दौरान कई सारे ऐसे फ्रॉड स्कीम्स चल रही थी और सेबी को उसकी कंप्लेंट्स भी आ रही थी, जिसके चलते 1999 में सेबी ने CIS रेगुलेशन लाया, दैट इज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का रेगुलेशन लाया, जिसमें सेबी ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो होती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर कर दिए। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स उन स्कीम्स को कहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट से पैसा इकट्ठा किया जाता है और वो पैसा उस स्कीम का जो पर्पस है उसके लिए यूज किया जाता है, और बाद में जो भी प्रॉफिट उससे मिलता है वो इन्वेस्टर्स के बीच बांट दिया जाता है। तो 1999 के CIS रेगुलेशन में सेबी ने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, और जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगी उन्हें अपना काम बंद करना होगा और इन्वेस्टर्स का पैसा रिटर्न करना होगा। सेबी ने पाया कि PACL और PGF ये दोनों भी कंपनी CIS रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए सेबी ने दोनों भी कंपनीज को अपना ऑपरेशन बंद करने के लिए कहा, और जिन इन्वेस्टर से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था वो पैसा उन इन्वेस्टर्स को रिटर्न करने के लिए कहा। सेबी के इस ऑर्डर के चलते दोनों कंपनीज यानी PACL और PGF ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। PGF ने पंजाब हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की तो PACL ने राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। तो PGF के केस में पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि PGF एक क्लियरली CIS यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, लेकिन वो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, जिसके चलते उन्हें अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा। लेकिन पंजाब हाई कोर्ट ने कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। PGF कई सालों से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रही थी, साथ ही उन्होंने कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा दिया था, उसके चलते भी उन पर कोई एक्शन नहीं ली गई। PGF और PACL दोनों का ऑपरेशन सेम ही था, दोनों भी अपने इन्वेस्टर्स को बताती थी
कि उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से लैंड खरीदी जाएगी, जिसका कुछ हिस्सा उन्हें मिल जाएगा। फिर उस लैंड को डेवलप किया जाएगा और वो प्रॉफिट इन्वेस्टर को दिया जाएगा। ये दोनों भी स्कीम्स लोगों को फिक्स रिटर्न का वादा कर रही थी। बस इनमें मेन डिफरेंस ये था कि पीजीएफ में इन्वेस्ट करने की अमाउंट जो थी वो बड़ी थी और उसके बदले में वो बड़े बड़े प्लॉट्स के रिसिप्ट लोगों को देती थी। वही पीएसीएल इन्वेस्टर से छोटी मोटी अमाउंट भी रेज करती थी और उसके बदले में लोगों को छोटे छोटे प्लॉट्स के रिसिप्ट देती थी। तो पंजाब हाईकोर्ट ने कहा कि पीजीएफ का ये जो ऑपरेशन है और लैंड की ट्रांजैक्शंस कंपनी दिखा रही है, ये सब दिखावा है। वही साल 2003 में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि पीएसीएल की जो स्कीम्स है वो सीआईएस नहीं है, यानी वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स नहीं है, जिसके चलते पीएसीएल अपना ऑपरेशन शुरू रख सकती है। और उसके बाद पीएसीएल ने अपना जो फ्रॉड ऑपरेशन है वो जारी रखा। पर सेबी यहाँ नहीं रुकी। सेबी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट में भी कई सालों तक ये केस चलती रही और 25 फरवरी 2013 को इसका रिजल्ट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएसीएल एक सीआईएस यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा कि वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे और कंपनी पर एक्शन भी ले। जब पीएसीएल का ऑपरेशन बढ़ने लगा तो लोग पीएसीएल से डिमांड करने लगे कि उन्होंने खरीदी हुई लैंड कहाँ है। तो उन्हें दिखाने के लिए पीएसीएल ने राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 10,000 एकड़ बंजर जमीन खरीदी थी। ना उसे डेवलप किया गया, ना ही उस जमीन का भाव बढ़ने के कोई चांसेस थे। लोगों से इकट्ठा किए हुए इन पैसों से पीएसीएल के प्रमोटर्स अलग अलग जगह पर अपने एसेट्स खरीदने लगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कई सारे एसेट्स खरीद लिए थे। तो पिरामिड स्कीम के जरिए लोगों की चेन बनाकर पीएसीएल बहुत अग्रेसिवली इंडिया में बढ़ रही थी। साथ ही पीएसीएल ने P7 नाम का एक टीवी चैनल भी शुरू किया था, जिसके जरिए वो अपनी स्कीम्स को प्रमोट करती थी। साथ ही पीएसीएल की एसोसिएट कंपनी पर्ल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की लीड स्पॉन्सर थी। साथ ही ब्रेटली उनके ब्रांड एम्बेसडर थे। पीएसीएल की केस कोर्ट में काफी लंबे टाइम तक चली, जिसके चलते पीएसीएल को टाइम मिला कि वो और भी ज्यादा इन्वेस्टर से पैसा उठाए। और जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस केस का रिजल्ट आया, तब तक 5.5 करोड़ लोग 50,000 करोड़ इस स्कीम में इन्वेस्ट कर चुके थे, जिसमें मेनली पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लोग थे। फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 22 अगस्त 2014 को सेबी ने पीएसीएल को सारे इन्वेस्टर्स के पैसे रिटर्न करने के लिए कहा, लेकिन पीएसीएल ने वैसा नहीं किया। जिसके बाद ईडी दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएसीएल, उसके चीफ निर्मल सिंह भांगू और बाकी लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। साथ ही उन्होंने पीएसीएल की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें अटैच करना भी शुरू किया। ईडी ने पीएसीएल की ऑस्ट्रेलिया की कुछ एसेट्स को अटैच किया, जिनकी वैल्यू 472 करोड़ थी। साथ ही उन्होंने और भी कुछ प्रॉपर्टीज को अटैच किया, जिनकी वैल्यू 11,706 करोड़ थी। लेकिन जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 करोड़ थी। तो जितने रुपए का ये फ्रॉड था उतनी अमाउंट ईडी रिकवर नहीं कर पाई। बाद में साल 2016 में सीबीआई ने पीएसीएल के चीफ निर्मल सिंह भांगू को अरेस्ट किया। इस केस का शॉकिंग फैक्टर ये था कि इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली पीएसीएल के लीगल एडवाइजर थे। जब केतन पारेख स्कैम सामने आया था, उसके बाद भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें भी अरुण जेटली का नाम शामिल था कि सुप्रीम कोर्ट में केतन पारेख के लॉयर अरुण जेटली थे। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स के बारे में जिन्होंने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया था। तो जिन लोगों ने स्कीम में इन्वेस्ट किया था, उन्हें बाद में रिफंड के नाम पर फ्रॉड मैसेजेस आने लगे कि अगर आपको अपना पैसा रिफंड चाहिए तो आपको अपनी टोटल क्लेम की 10% अमाउंट को जीएसटी के तौर पर हमें पे करना पड़ेगा। और कई लोग इस फ्रॉड में भी फंस गए। जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाया जाए, तो उसके बाद भी पैसा न मिलने की वजह से इन्वेस्टर्स प्रोटेस्ट करने लगे। लोगों ने इन्वेस्ट करते टाइम ये नहीं देखा कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिस स्कीम में हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, उस कंपनी के प्रमोटर्स ने उस कंपनी में बस 21 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। बाद में सेबी ने sebpslrefund.co.in इस वेबसाइट को लॉन्च किया और उसके जरिए रिफंड की प्रोसेस स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन पीएसीएल के एसेट्स इतने नहीं थे कि सारी अमाउंट इन्वेस्टर्स को रिफंड की जाए। तो अभी भी ये रिफंड की प्रोसेस चल रही है और ज्यादातर लोगों को रिफंड नहीं मिला है और लगता भी नहीं है कि ज्यादातर लोगों को रिफंड मिलेगा, क्योंकि पीएसीएल के जो एसेट्स है वो उन्होंने रेज किए हुए टोटल अमाउंट के मुकाबले बहुत कम है। तो इस तरह ज्यादातर इन्वेस्टर्स को इस स्कीम में लॉस हुआ। ऐसी कई सारी स्कीम्स इंडिया में अभी भी चल रही है जो लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा कर रही है। तो ऐसे स्कीम्स में बिल्कुल भी ना फंसे। आज हमारे YouTube पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं और उसके लिए हम आप सभी को थैंक यू कहना चाहते हैं। आपके सपोर्ट और सजेशन के चलते हम यहाँ तक आए हैं। तो आपके सपोर्ट्स और सजेशंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम आने वाले फ्राइडे से फिनोवेशंस इंग्लिश ये चैनल शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का कंटेंट इंग्लिश में भी मिलेगा। उस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और उस पर पहला वीडियो फ्राइडे को आएगा। साथ ही एक और अनाउंसमेंट ये है कि हमारे कोर्सेज पर जो फ्लैट 30% की ऑफर चल रही थी, उसका आज आखिरी दिन है। तो इस ऑफर का जरूर फायदा ले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। जरूर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें ऐसे फ्रॉड के बारे में पता चले और वो ऐसे फ्रॉड से बच सके। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।